हेलो स्टूडेंट, देखो प्रश्नावली 2.3 का जो है पहला सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार आपके बोर्ड 2-3 बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। एक वर्ड आएगा सहअभाज्य संख्याएं, ये इसके अंदर काम आने वाला है। सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्याएं तो आप लोग जानते हो, जिनमें किसी कॉमन गुणनखंड नहीं होता या उसके टुकड़े नहीं होते हैं ना। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 को तो 2 × 2 लिख सकते हो, तो 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 11 है, 13 है ना। क्योंकि 9 को भी 3 × 3 लिख सकते हो और 10 को भी 2 × 5 लिख सकते हो। ये सब अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये अलग है, ये सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य क्या होती है? सहअभाज्य होती है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोप्राइम नंबर, है ना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होनी चाहिए। देखो, 9 भाज्य संख्या है, अपन जानते हैं 3 × 3 होती है, लेकिन अगर मैं इसके बटे में 10 लिख देता हूँ, है ना, तो 9 और 10 दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्यों है? क्योंकि 9 और 10 में समान संख्या का भाग नहीं जाता है। समान मतलब या तो 2 का भाग दोनों में ही चला जाए या 3 का भाग दोनों में ही चला जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 9 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा और 10 में 2 का और 5 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब सहअभाज्य कहाँ है? सहअभाज्य नहीं है, मतलब एक कॉमन गुणनखंड नहीं है। जैसे अगर ऐसा होता कि 20/10 होता तो क्या होता है? देखो, इसमें हो जाता है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 20 में भी 2 का भाग चला जाता है और 10 में भी 2 का भाग चला जाता है, तो ये समान संख्या से भाग दे दिया ना आपने, इसको बोलते हैं। तो आपको चाहे वो भाज्य संख्या हो, लेकिन अगर दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं है तो वो सहअभाज्य संख्या मानी जाएगी। जैसे मान लो ऊपर 15 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 8, तो दोनों भाज्य संख्या है। देखो, 15 को भी 3 × 5 लिख सकते हैं और 8 को भी 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 15 में भाग चला जाए और 8 में भाग चला जाए, है ना। क्योंकि इसमें तो 3 का भाग जाता है 15 में और 5 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, 4 का जाता है। तो देखो कॉमन कहाँ है? यहाँ तो 3 का जा रहा है, यहाँ 2 का जा रहा है, यहाँ 5 का जा रहा है, यहाँ 4 का जा रहा है। समान संख्या होनी चाहिए, तब आप वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अभी ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्या क्या होती है ना। समान संख्या से भाज्य नहीं होना, वही सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब मैं वो अपना इम्पोर्टेंट सवाल स्टार्ट करता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस सवाल को कैसे करते हैं? तो इस सवाल की एक फिक्स मेथड है और इसको समझने में टाइम भी लगता है, थोड़ा कठिन सा भी लगता है, ठीक है। तो समझो, इसका एक तरीका है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, आपको क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय। तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं। माना कि √2 जो है वो क्या है? परिमेय। उल्टा मान लिया हमने, उल्टा मान लिया, ठीक है, परिमेय है। भाई अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, फिर सिद्ध करना है हमें अपरिमेय, हमने परिमेय मान लिया, ठीक है, उल्टा मान लिया। अब जब हम इससे आगे कुछ ऐसी शर्त आ जाएगी जो कि परिमेय संख्या के विपरीत हो रहेगी, जो परिमेय संख्या है ना उसके विपरीत रहेगी, तो फिर हम कह देंगे कि देखो ये परिमेय वाली शर्त तो इसमें लागू हो नहीं रही है, इस वजह से ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय ही है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? परिमेय मान लिया इसको। और जब परिमेय है तो फिर इसको P/Q रूप में भी लिख सकते होंगे, है ना, क्योंकि परिमेय की परिभाषा यही है। परिमेय की क्या परिभाषा है? कि ऐसी संख्या है जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, वो सब परिमेय होती है। तो ठीक है साहब, फिर तो इस वजह से तो फिर √2 को भी जो है आप ऐसे लिख सकते होंगे A/B रूप में, ठीक है। P/ लिख दो, Q लिख दो या A/B बोल दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर तो ये भी ऐसा लिखा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि A और B हमने क्या लिए? सहअभाज्य संख्याएं ली है। ए और बी क्या है? सहअभाज्य। मैंने बता दिया है सहअभाज्य मतलब ही ऐसा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका ए में भी भाग चला जाए और बी में भी भाग चला जाए, ठीक है ना। तो आगे यहाँ से वज्रगुणा कर देंगे हम। वज्रगुणा करने से क्या होगा? ये देखो, ये इस तरीके से ये तिरछा गुणा हो जाएगा यूँ, तो क्या होगा? बी का गुणा तो √2 से हो जाएगा, तो बी का गुणा तो किससे हो गया? √2 से, है ना, ये गुणा। और ए का गुणा किससे हो जाएगा? ए का,
ए का गुणा 1 से हो जाएगा तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे और थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को, ये रफ पेज में, ये देखो यहाँ देखना, 10 को जो है मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, यही होता है 10, 5 इंटू 2। तो इसका ये मतलब होता है कि इस 10 में 5 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा, ये मतलब होता है। तो ऐसे ही अगर आप देखो ये यहाँ पे ये रहा है ना, इस तरीके से पहले इसका वर्क कर देते हैं एक बार अच्छे से, फिर समझाऊंगा मैं। वर्क करने पर है ना, रूट हटाना चाह रहे हैं हम यहाँ से, वर्क, तो वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ये इसका रूट हट जाएगा 2 का, 2 रह जाएगा बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आएगा, वर्क कर दिया आप लोगों ने। अब देखो वो जो चीज़ मैं समझाया था वापस देखना, आपने जैसे मान लो 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, तो इसका ये मतलब होता है, ये जैसे लिखा जिसका कि इस 15 में 5 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, ठीक है। ये बात बताना चाहता, तो ऐसे ही यहाँ देखो आपने क्या किया, आपने ए स्क्वायर को लिख दिया, क्या लिखा, बी स्क्वायर इंटू 2 लिख दिया। इसका ये मतलब हुआ कि ए स्क्वायर में जो है वो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। मैं सीधा सा बता रहा हूँ, वरना भाज्य है ऐसा लिखना पड़ता है इसमें, है ना, 2 से भाज्य वगैरह, पर मैं सिंपल समझाने के लिए लिखा हूँ ऐसा, है ना। यही मतलब हुआ भाई, ए स्क्वायर को ये देखो इस तरीके से देखो, ये 15 को 5 इंटू 3 लिखा था, तो क्या मतलब हुआ था कि 15 में 5 का भी भाग जाता है और 3 का भी। तो ऐसे ही आपने अगर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर इंटू 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का भी भाग जाता है और ए स्क्वायर में 2 का भी भाग जाता है। तो हमें बी स्क्वायर से भी मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब है, तो हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। और जब ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो फिर ए में भी 2 का भाग जाएगा, इसलिए ए में भी 2 का भाग जाएगा, है ना। क्यों जाएगा भाई, ए स्क्वायर में जा रहा था तो ए में क्यों जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, ये ऐसे है ना, 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो ओबियसली 5 में भी तो भाग जाएगा ना। या ऐसे मान लो, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, और थोड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूँ कोई सा, जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हम कहते हैं कि 81 में 3 का भाग जाता है, तो 9 में भी तो 3 का भाग जाता है ना, वो वाली बात है, ठीक है। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है तो उस खुद संख्या में भी भाग जाएगा। मैं यूँ कह दूँ कि 9 का स्क्वायर तो 81 होता है और 81 में तो 3 का भाग जाता है, तो फिर 9 स्क्वायर नहीं, बिना स्क्वायर की बात करो तो फिर 9 में भी 3 का भाग जाएगा और जाता है, जब हम जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो वही बात लिखी है मैंने यहाँ पे, अगर ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल ए में भी 2 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए में 2 का भाग कितनी बार गया हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना ए में 2 का भाग सी बार जाता है, हमने कुछ भी मान लिया है ना, जाता है, हमें पता नहीं कितनी बार जाता है, तो हमने सी बार लिख दिया। तो मतलब क्या हुआ, ए में अगर 2 का भाग दें तो कितना आएगा, सी आएगा, यही मतलब हुआ, ए में 2 का भाग दो तो कितना आएगा, सी आएगा, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करो, इसका भी वज्र गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 2c। देखो वज्र गुणा करोगे, एक का गुणा तो 1 से होगा तो ए, और 2 का गुणा सी से करोगे तो 2c हो जाएगा। अब इसका फिर वर्क कर देंगे हम, है ना। वर्क करने पर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग तो ए स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और सी का वर्ग हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वो जो हमारी ये समीकरण थी, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1, ये देखो ये है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 2, और अभी जो हमारे ये इक्वेशन आई है ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ये दोनों ए स्क्वायर के बराबर है। देख लो एक बार, ये आ गया, देखो पूरा इसमें दिख रहा है हमें, समीकरण नंबर 1 दिख रही है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 2, और ये वाली समीकरण 2 दिख रही है ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो देखो दोनों की LHS बराबर है, जब ये यहाँ पे देखो इसकी LHS इसके LHS से हमें, तो फिर RHS भी बराबर हो जाएगी। तो हम RHS को लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 की RHS है, देखो बी स्क्वायर इंटू 2, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, बराबर इसकी RHS लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 की 4c स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दो पहले, तो देखो बी स्क्वायर, ये 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। आप ऐसे नीचे यूँ ले जाते तब भी कटता है सही वो, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ किसी के समझ में नहीं आई हो तो मैं यहाँ पे एक बार रब बता देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या लिखा था, बी स्क्वायर इंटू 2 बराबर 4c स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, ये गुणा वाली संख्या बटे में चली जाती है ना, तो 4c स्क्वायर आ जाएगा और बटे में क्या जाएगा 2,
इस 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2c²। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ठीक है, ये लिखा है मैंने। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ इस लाइन को, मैं लिख रहा हूँ b² बराबर 2c²। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वही वाली बात होगी ये, तो ये सेम उसी तरीके से हो गया। ये देखो जैसा मैंने अभी बताया था, ये कि ये तो 10 है और ये 5 × 2 है ना, 10 बराबर 5, ये 2 × c² ही है एक तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि b² में भी 2 का भाग जाएगा। देखो 10 में 5 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, तो फिर b² में 2 का भाग भी जाएगा और c² का भाग भी जाएगा। हमें 2 के भाग से मतलब है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस वजह से b² में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, यही मतलब हुआ। और जब स्क्वायर में जा रहा है तो फिर सिंपल में भी आ जाएगा, तो फिर b में भी b² में 2 का भाग जा रहा है, तो b में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, यही मतलब हुआ, b में भी 2 का। अब देखो यहाँ पे एक चक्कर पड़ चुका है। क्या चक्कर पड़ गया कि अब अच्छे से देखना भाई, यहाँ मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, उसको समझना पहले। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या लिखा था, जब सबसे पहले परिमेय मान लिया इसको, फिर हमने यहाँ a और b के अपोन में मान लिया था परिमेय, तो p/q वाले रूप से। और मैंने एक बात लिखी थी यहाँ पर कि a और b तो क्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें a का भी, जिसमें जो है a में भी भाग चला जाए और b में भी भाग चला जाए, दोनों का। ठीक है, दोनों में ही उस संख्या का भाग चला जाए, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बात ये सहभाज्य कहता है। लेकिन हुआ क्या, परिमेय मानने की वजह से हुआ क्या, देखो ये लाइन, ये रहा, ये लाइन देखो आप कि a में भी 2 का भाग जाएगा और ये लाइन देखो b में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई, हमने तो a और b को सहभाज्य लिया था, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए थी जिसका भाग a में भी जाए और b में भी जाए। लेकिन यहाँ तो चक्कर पड़ गया ना, क्या चक्कर पड़ा कि a में भी 2 का भाग जा रहा है और ये b में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये चीज़ गलत होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि पूर्व अवधारणा है ना, पूर्व अवधारणा, यही वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, अवधारणा। पूर्व की जो हमारी अवधारणा है उसके विपरीत है ये, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, हमने तो सहभाज्य माना था, ये तो पूर्व की अवधारणा के हमारे जो हमने माना था उसके विपरीत आ रहा है ये तो। इस वजह से फिर हम कह देंगे कि हमने जो वो √2 को जो परिमेय माना था वही गलत है। √2 परिमेय है ही नहीं एक्चुअली, वो क्या है, वो अपरिमेय है। ये गड़बड़ किस वजह से हुई है, आपने यहाँ देखो ना, मान लिया ना, माना कि √2 क्या है, परिमेय, इस वजह से चक्कर पड़ा है ये। तो ये √2 को परिमेय मानना ही गलत था, इस वजह से हम कह देंगे कि √2 परिमेय नहीं अपरिमेय है। और बस यही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, ऐसे करना रहता है इसको सिद्ध। तो 1-2 बार वीडियो को देखना अच्छे से, बहुत मुश्किल से थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में। फिर इसके बाद आपका एक इसी साथ के साथ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, अपरिमेय सेम ऐसे ही करना है, सिद्ध कीजिए, ये काम आपको करना है। ठीक है, मैं दोबारा से होमवर्क में भी दे दूँगा, लेकिन जो लोग अभी वीडियो देख लेंगे वो हाथों हाथ ये वाला क्वेश्चन करके बताना मुझे कि √3 जो है वो अपरिमेय कैसे सिद्ध करोगे। सेम ऐसे ही काम करना है, सबसे पहले √3 को परिमेय मान लोगे, फिर यहाँ √3 बराबर a/b आ जाएगा, फिर वही सेम वजह गुणा करना है, ये स्क्वायर वर्क कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा, बस चेंज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा a² बराबर b² × 3 आ जाएगा 2 की जगह। ठीक है, इतना सा आएगा, तो फिर यहाँ लिख देंगे कि a² में 3 का भाग जाता है तो a में भी 3 का भाग जाएगा। फिर मान लेंगे कि a में 3 का भाग जो है c बार जाता है, ये c मान लेना है यहाँ पे, तो c बार जाता है, तो फिर ये स्टेप आएगी, यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा। कुछ भी नहीं, बस ये 2 की जगह 3 आएगा और 4 की जगह 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। फिर वापस वही कट के वो, तो यहाँ पे वापस 3 ही आ जाना है। ठीक है, करके देखना एक बार और मुझे बताना। ठीक है, गुड लक।